सो फ्रेंड्स, आज जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ सभी का। सो एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड कि कैसे आंसर्स हैं कैसे नहीं। तो मैं आज आपके साथ ना सिर्फ एमसीक्यूज शेयर करूँगा। सो सभी नोट कर लें, ये जो कीज़ हैं आपकी, ये किस सेट से रिलेटेड है। ये सिर्फ इस सेट से रिलेटेड है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैं विजिबल करवा दूँ आपको ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। जस्ट वेट। सो ये हमारी जो कंडीशंस, इन्होंने जर्नल आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सेक्शन 1। सो गाइस, बड़ा इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों दी हुई हैं आपको। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इफ़ इन एन इकॉनमी लेवल ऑफ द इनकम इंक्रीज, ओके, अगर इनकम इंक्रीज होती है, इट विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द कंजम्पशन। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट। सो जिन्होंने भी अभी तक ये वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया वो लाइक कर लें, बिकॉज आगे आपका अकाउंट्स का पेपर होगा और बिजनेस स्टडीज़ का होगा, उसका फुल जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप बताइए क्या है आंसर। बिकॉज देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, GDP MP इज इक्वल टू NNP एट FC प्लस डेप्रिसिएशन। नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट थिंग। द करेक्ट ऑप्शन इज C. C will be the correct answer. ओके, सो पेपर जो था, ये नहीं कह सकते कि पेपर आपको बहुत ज़्यादा टफ आया हुआ था या आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल नहीं था पेपर। ये पेपर जो था एकदम इन्होंने बेसिक लेवल का रखा हुआ था कि कोई भी पर्सन इसको अटेम्प्ट इजीली कर लेगा। सो अभी यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको असर्शन एंड द रीज़न देना था। इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रेफर टू द एब्सेंस ऑफ द वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। So again, there is the both reason are the correct. How? Under full employment situation, all the willing and the able-bodied people get the employment at the prevailed wage rate. So answer A is the correct. Okay, because यहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे को सेटल कर रही हैं। I'll make this concept a little bit smaller because already वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अभी तक क्वेश्चन पेपर हमें सबमिट वगैरह नहीं किए थे, तो अभी मेरे पास सिर्फ एक सेट आया। सो जैसे मेरे पास बाकी सेट भी आएंगे उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने अभी जस्ट यूट्यूब पे भी देखा था, तो यूट्यूब पे भी यही था कि सभी 58/5, 4, 3 ये वाले आ रहे थे, बट 58/1/1, 58/1/2 ये वाले के सॉल्यूशंस नहीं प्रोवाइड हुए थे। तो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रोवाइड करवाएं। सो ये है, तो आंसर नंबर 3 जो है उसका ए है। 4, एज पर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप सभी को पता है कि अभी जो CBSE अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा लिफ्ट अप कर रहा है। उसने जैसे फिज़िक्स का पेपर डाला था, काफ़ी थोड़ा सा उसने हाई प्रोफाइल डाल रहे हैं, JEE टाइप का कंसेप्ट ले रहे हैं। बट ठीक है, आगे जाके आपको एग्जामिनेशंस क्रैक करने हैं, तो उसके लिए ये कंसेप्ट मुझे आई एम एग्री विद द कंडीशन कि उन्होंने थोड़ा सा लेवल उठाया है ताकि आप जब अटेम्प्ट करोगे आंसर्स तो आपको पता हो कि आप पेपर देने बैठे हो। अभी आप +2 करने के बाद फिर से कोचिंग्स वगैरह में जाओगे, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप अभी डायरेक्टली किसी भी पेपर में बैठो, आपको पता चल जाएगा कि आपका मेंटल लेवल क्या चल रहा है। ओके, एंड द आंसर जो 4 का है वो बी है। 5th का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनकरेक्ट नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर लगाते हैं। यार इट मेजर एट द पॉइंट M1 दिया हुआ है, ठीक है, इट मेजर एट द पॉइंट ऑफ टाइम ये भी हो सकता है, M1 में आता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये वाला अगर 2 हो गए हैं तो ठीक है, हम लगा लेंगे 2 किस किस में है, 1 2 ये है, ठीक है, इसको कर देंगे या इसको कर देंगे या इसको कर देंगे, क्योंकि उन्होंने 2 स्टेटमेंट देख लिया और लगा देंगे टिक। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इनकरेक्ट। द वर्ड इनकरेक्ट इज ऑलरेडी मैंशन देयर।
सो जहाँ पे उनकी डिमांड को देखना आपने, उन्होंने इनकरेक्ट बोला। इनकरेक्ट फीचर क्या है? मनी सप्लाई एम वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें ये जो आंसर है आपका, कोई गेस करेगा? डी। डी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं कह रहा हूँ ना, पेपर बहुत इजी डाला हुआ था उन्होंने। हल्का सा आप एक दो लाइन पढ़ोगे, पेपर आपको पता चल जाएगा, सामने आपको आंसर दे रहा है। किसी भी तरह से परेशानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। जैसे टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड अंडर के इज इन इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। लो, क्या है ये? इतना इजी पेपर डाल दिया इन्होंने। आई थिंक वो क्या है, उन्होंने एक क्वेश्चन ट्रिकी डाल दिया, बच्चों के दिमाग में डर बिठा दिया कि अब पेपर तो आगे डिफ़िकल्ट है। अगर किसी ने परसेप्शन ये बना ली है कि पेपर डिफ़िकल्ट आ गया, वो वहीं पे भूलना शुरू हो जाएगा। अरे नहीं आता, एक क्वेश्चन छोड़ो। एक क्वेश्चन के लिए हम बाकी अपने 30 क्वेश्चनों को थोड़ा ना ख़राब करेंगे। हम डायरेक्टली आंसर लेंगे इसके लिए डी, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड इंड्यूस्ड कंजप्शन। ठीक है, आंसर डी है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, इससे इजी पेपर अगर कभी आ जाए तो मेरा नाम बदल देना आप। इससे इजी पेपर सीबीएसई के तो बस में नहीं है इससे इजी पेपर डालना। हाँ, अगर आप में से कोई अगर कोई डायरेक्टर वगैरह बनता है सीबीएसई का, तो फिर सोच सकते हैं कि आपने डाला हो कि हु इज़ द फादर ऑफ इकनॉमिक्स, ठीक है, और उसमें ऑप्शन दिए हो, तो वैसा पेपर हम तो कर सकते हैं कि हाँ आपने वो लाइफ जी है, आपको लग रहा है कि नहीं मुश्किल नहीं रखना, हमें इजी रखना है, तो डाल सकते हो ऐसे। सबसे इजी क्या है इसमें फाइंड करना? देखो, उसने क्या बोला आपको, डिपॉजिट दिए, लोन दिए, रिजर्व्स दिए। किसी को नहीं आता। मेरा जैसा बच्चा चले गया वहाँ पे, उसने देखा यार ये क्या दे दिया क्वेश्चन, चल मैं तुक्का लगाता हूँ। 5,000 है, ये 4,000 है, 5,000 का 4,000, 8,540, मतलब कि 4,000 इसका ये बन रहा है। ठीक है, अब उसने मेरे से सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा? सेकंड ऑप्शन में पूछा 4,000। तो 4,000 का 80% कितना होगा? 4,000 का 80% होगा 3,200। जब 3,200 यहाँ पे आ रहा है, तो देखो कौन सी ऑप्शन आपको 32 दे रही है, बी भी दे रही है, ए भी दे रही है, मतलब सॉरी सी भी दे रही है। ठीक है, ए को काट दिया हमने, डी को काट दिया, ये दोनों ऑप्शन आपके नल एंड वॉइड हो गए। अब आपने क्या देखना, यहाँ पे 3,200, यहाँ पे 3,200, दोनों आ गए हैं। अब नेक्स्ट देखना है हमें फर्स्ट वाले को 20% निकालना है। ठीक है, तो अब 20% जब हम निकालेंगे तो किसके ऊपर निकालेंगे? 20% निकलेगा डिपॉजिट के ऊपर। तो डिपॉजिट के ऊपर 20% निकालेंगे तो कितना बनेगा? बोलो, दैट इज़ 1,000। आंसर सी आ रहा है आराम से। कौन कह रहा था कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट डाला हुआ सीबीएसई ने? आज मैं एक वीडियो देख रहा था 2 निब्बा निब्बीस की, तो वो कह रहे थे कि पेपर बहुत मुश्किल डाल दिया सीबीएसई ने, अकाउंट्स का पेपर ऐसा ना डालें। भाई साहब, सीबीएसई है, ये आपके स्कूल का पेपर तो है नहीं है कि आपसे वो पूछ के डालेंगे या टीचर्स आएंगी बेटा ये पेपर आपने पढ़ा है तो हम उसी हिसाब से डालें। सीबीएसई है, थोड़ा स्टैंडर्ड तो रखेगी अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है इसमें? सरप्लस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर टू द एक्सेस ऑफ डैश। अब जो बच्चा इस क्वेश्चन को भी गलत करके आएगा ना, वो फिर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कॉन्सेप्ट्स उसके थोड़े से वीक हैं, बीओपी के। ठीक है, क्लियरली दिया हुआ आंसर उसका ऑटोनोमस रिसीट एंड द ऑटोनोमस पेमेंट। अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिलवाने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ का कंसाइज आंसर तो दूंगा नहीं। तो इस करके अभी जब ये क्लासेस दोबारा मैं चलाऊँगा, क्या कहते हैं, 15 अप्रैल से, तो उसमें आप देख लेना कि क्या क्या हर एक कॉन्सेप्ट का क्या क्या मतलब है। ठीक है, अगेन क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 9th इन्होंने, ये दिया हुआ है आपके पास सी है इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y एंड आई ओ आपका 400 ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। डायरेक्टली देख के लग रहा है आंसर 4। अगर ये वाले क्वेश्चंस भी गलत हो रहे हैं ना, तो
अगर तो पास हो जाओ तो एक बार दोबारा से इकोनॉमिक्स को पढ़ लेना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपको फंसाएंगे बाद में जाके। फिर तुम बोलोगे कि हमें टीचर्स ने नहीं करवाया या किसी ने नहीं करवाया। टीचर्स सब करवाती हैं, किसी भी स्कूल का ले लो, किसी भी क्या कहते कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लो, सभी टीचर्स ये वाले क्वेश्चंस को पक्का टच करवाएंगे। वो उन्हें पता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो बच्चा कर तो ले एटलीस्ट। 2 नंबर में आया, 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था एक, तो उसमें उन्होंने डाला हुआ था ये, ऐसा नहीं था, टर्म चेंज थी। तो हमें पी वाई क्यू सॉल्व करनी है। पी वाई क्यू सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर हैं और आपका जो मेंटल लेवल है वो चलेगा। और लास्ट में वीडियो के मैं आपको एक हिंट दे के जाऊँगा अकाउंट्स के पेपर का, उसको आप ज़रा ध्यान से देखना कि क्या है। आंसर नंबर 10 क्या कहता है, देखो, सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ एन इमेजिनरी इकॉनमी शो दैट अ फेवरेबल बैलेंस 500 करोड़, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स आर 1200 करोड़ एंड द ट्रांसफर पेमेंट आर 400 करोड़। बताओ क्या आंसर है इसका। अब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे रहे हैं कि जैसे कि अभी बच्चा अपने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है। प्री बोर्ड वाले क्वेश्चन डालोगे तो बच्चा तो आराम से करके जाएगा ना। जिसने 4 महीने भी इकोनॉमिक्स पढ़ लिया ना वो पेपर आराम से करके जाएगा इसको। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ। अगर किसी को डिटेल्ड में चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उसको किस किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर चाहिए और क्या क्या नहीं। मैं उसको वो सारी डिटेल्स मेंशन कर दूँगा बीच में। ओके, अब हम जा रहे हैं सेक्शन बी के लिए। द सेक्शन बी कहाँ गया। और ये मत कहना कोई मुझे आके कि आपने सर ये आप अभी इसलिए बता रहे हो, आपकी लेट वीडियोस आ रही हैं, ये है। इसका मैटर नहीं है, आपने क्या पेपर में लिखा उसको चेक करो और जाके अकाउंट्स का पढ़ो। ज़्यादा एक पेपर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अभी जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे, इन क्वेश्चंस को अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने कहना अरे यार ये तो हमें आते थे, इनको हम क्या करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या, इन द डिकेड ऑफ 1970 पाकिस्तान नेशनलाइज द इंडस्ट्रीज। कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे इन्होंने ये डाल दिया करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर से कहाँ से आ गया भाई, बच्चों का चैप्टर पढ़ो आप, जिसमें उन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि क्या है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, उनके पूरे डेटास गिवन है, ठीक है। तो अभी ये जो चीज़ें हैं ये हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया। अब देखिए 1970 में कौन सी चीज़ आई थी, उससे पहले देख लो। आज जब मैंने किसी से कंसल्ट किया बच्चों आपने क्या क्या आंसर लगाए हैं, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे सर हम आंसर लगा के आए हैं ये वाला। अरे सिलेक्ट हो जा, हाँ, सेक्शन ए करके आए हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान का तो अभी भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डाउन है, तो उसने कैसे उसे क्या कहते नेशनलाइज कर दिया। इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है उनका क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। 2-3 बच्चे थे जिन्होंने मुझे बोला कि सर हम ना ये कंज्यूमर गुड करके आए हैं, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सी है, कंज्यूमर गुड 1972 एंड दिस इज 1970। ये याद रखिएगा। ठीक है, सो ऊपर मैंने आंसर आपको बता दिया, इसका आंसर कैपिटल गुड था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, पढ़ो ज़रा स्टेटमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया उन्होंने। हम कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर तुम में दम था तो हमने उन्हें उखाड़ के ही बाहर फेंका। बट वो देखो ना, कोई चीज़ आती है, कुछ चीज़ अच्छी होती है और बट इम्पैक्ट उसका कैसा रहता है। ब्रिटिशर्स आए, हम गुलाम बने रहे, बट वाइस वर्सा क्या हुआ, हमें रेलवेज़ मिली, ठीक है। जब रेलवेज़ मिली है तो उसके बारे में भी अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो बताओ ना उन्हें।
Under the colonial rule, basic infrastructures like railways, post and the telegraph was developed. आप मुझे बताइए टेलीग्राम जो है हम भेजते थे पहले, है ना, टेलीग्राफ वगैरह जो करते थे वो किस कब बंद हुई हैं, ये आपने मेरे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। जिनको लगता है कि वो थोड़े से इंटेलेक्चुअल टाइप में हैं, उन्हें आगे जाके क्या कहते हैं स्टेट सर्विसेज करें, यूपीएससी वगैरह में तो नहीं ये पूछेगा क्वेश्चन आपसे, स्टेट सर्विसेज करें या किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे एकदम पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है, किस्मत अच्छी हुई तो पूछ लेगा। The real motive behind the infrastructure development in India was strengthen the British interest. So क्या आंसर है इसका? Statement 1 is true and statement 2 is false. अब मुझे ये बताओ, जो भी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने आंसर ये वाले जो हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं, बट मैं डिस्कशन सुन रहा था एग्ज़ाम सेंटर के बाहर किसी बच्चे की, तो उसने थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा लिखा था, वो उसने आंसर दिया स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड सेकंड इज़ फॉल्स। अरे भाई साहब, अगर फर्स्ट ट्रू है तो उसके नीचे पढ़ो ना, द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया वाज स्ट्रेंथन द ब्रिटिश इंटरेस्ट। तो ब्रिटिश इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए था। अगर ऊपर वाला करेक्ट बोल रहा है तो नीचे वाले को वो गलत क्यों बोल रहा है? और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले को कोई फॉल्स बोल दे और नीचे वाले को, तो ऐसी स्टेटमेंट जो है ऊपर ही उसने आंसर दे दिया है आपको, ठीक है। ये देखिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे, ये सारा, एंड स्ट्रेंथन द ब्रिटिश द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जब आंसर देते हो तो ध्यान से दिया करो। ये 3% स्टूडेंट्स का गलत है आंसर। आज अभी अगर हम देखेंगे ये आंसर, जब इनके आंसर कीज आएंगी 3 to 5%, इससे ज़्यादा बच्चों का गलत नहीं होगा। और उन 3 to 5% में टॉपर्स भी हो सकते हैं और मेरे जैसे डफर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक प्रेशर डाल दिया था सीबीएसई ने पहले कि हाँ भाई पेपर ऐसा हाई फाई डाले, उन्होंने इस तरह से सैम्पल पेपर डाल दिया था आपको, बच्चा थोड़ा प्रेशराइज्ड हो जाए और बस। अब क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इंडिकेट द इनकरेक्ट कॉम्पोनेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द कॉम्पोनेंट combination of agriculture marketing system, और हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट। ये चीज़ पे ध्यान दिया करो, वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर उसने इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट का ही आंसर देना है। हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, अच्छा ये पूछ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स और का, ठीक है असेंबलिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या था, सबसे पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में क्या होगा, क्या होता है, असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, इज इट करेक्ट? असेंबल करना, असेंबलिंग की है, ठीक है, फिर स्टोरेज, फिर प्रोसेसिंग। बट सेकंड ऑप्शन आपको क्या कह रही है, प्रोडक्शन, पहले उगा लो, फिर उसे असेंबल करो, फिर प्रोसेस करो, फिर ग्रेडिंग करो। सामान बेच, जैसे प्रोसेस करने के लिए रख दिया 1 2 3 करके हम रखते हैं कि प्रोसेसिंग 1 2 3 ये इस तरह से, और ग्रेडिंग लास्ट में कर रहे हैं, 1 2 3 उसको बाद में कर रहे हैं, नहीं। सो जो ऑप्शन बी है दैट इज़ अ करेक्ट वन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड द रीज़न। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ बच्चे थोड़ा बहुत घबरा के ना गलत वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो बच्चे ही हैं ना, 14-15 साल के या 15 से 18 साल के बच्चे हैं, इनका इतना मेंटल लेवल तो आया नहीं है, ये 1-2 साल से इन्होंने ये पैटर्न लगाया हुआ है। जैसे इनको भी ना आई थिंक यूपीएससी का कॉम्पिटिटिव करने का वो पड़ा हुआ है सीबीएसई को, कि हम उनके लेवल का रहेंगे, हर साल हम कुछ फ्लक्चुएशन डालेंगे बीच में अपने पेपर में, मज़ा आएगा बच्चों को।
मज़ा आने के चक्कर में बच्चे नंबर कम हो जाते हैं। हमें पेपर वैसा डालना चाहिए जो हमने उन्हें दिया है। एनसीईआरटी से पेपर डाल दो तुम ये चीज़ डालोगे अगर, बच्चा जिसने डीप स्टडीज़ नहीं की, ओवरव्यू लिया हुआ हर चैप्टर का, वो कंफ्यूज हो जाएगा इसमें। तो इसका आंसर जो है वो ए है। हाँ, अब ये एक्सप्लेनेशन तो वैसे भी नहीं बताऊँगा अभी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बताने गया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपका अभी 24 को अकाउंट्स का भी पेपर है, तो आपने वो भी देखना होगा। उससे पहले ये प्रेशर है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं या कितने गलत हैं। और अगर 20 में से 20 आपके एमसीक्यूज ठीक है ना, तो आराम से सोचो, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो आराम से आपके 50+ मार्क्स जाएंगे अगर सही हैं तो। और गलत हैं तो कोई बात नहीं, यहीं पे ज़िंदगी तो नहीं रुकेगी, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो उसके लिए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ये? ठीक है। चाइना हैज़ यूज द मार्केट मैकेनिज्म, एक मिनट, use the market mechanisms and create the additional social and economic opportunity for its citizens। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा, रीज़न क्या है इसका? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन by the government has brought the positive result in the human development indicator in China। so क्या आंसर हो सकता है इसका? अब मुझे ये बताओ किस किस ने आंसर ए को टिक किया हुआ है और किस किस ने बी को किया हुआ है, ये बता दो फटाफट। ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ये इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए मुझे कमेंट करो, और जो क्लास के हैं उनको मैं बता दूंगा आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन 27 के बाद। जिस दिन आपका बिजनेस स्टडी का रिव्यू होगा उस दिन आपको सभी के एक्सप्लेनेशंस दे दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? आइडेंटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे, क्योंकि उसे पता है बच्चा इस वक्त प्रेशर में है, उसे अगर मैं इनकरेक्ट जैसी कोई स्टेटमेंट डालूंगा तो वो क्या पता है इसमें हड़बड़ाहट करके ये वाले ये 1 कर दे, कोई होगा, कोई बी कर देगा, कोई कर देगा सी, कोई कर देगा उसको डी, और इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम efficient and effective for the farmer, for the best price of their product। No, this is not the correct thing। To discourage मतलब कि अगर मैंने बोल दिया करेक्ट नहीं है तो एलिमिनेट करो आंसर को अपने। किस तरह से करोगे? मतलब ए तो हो नहीं सकता ना बी हो सकता, क्योंकि 1 दोनों में है। देख रहे हो, 1 जो है वो दोनों में है, मतलब दोनों ही हमारे गलत ऑप्शंस हो गए। अब बचा कौन सा? अब बचा कौन सा है? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ है, यहाँ पे सेकेंड एंड फोर्थ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन को। टू डिस्करेज द फार्मर फ्रॉम इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये गलत है, ये तो सही है। मतलब कि अभी जो ऑप्शन है आपके पास ये और ये है ना, दोनों अवेलेबल हैं। ठीक है। अब हम जाएंगे ऊपर वाले पे आते हैं। टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ फार्मर। चलो एक और ऊपर वाली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू डिस्करेज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ठीक है ना। मतलब ये जो चीज़ है आपकी, दिस इज इनकरेक्ट।
समझ गए? मैं ठीक है इसीलिए कह रहा था कि हमारा ये भी ऑप्शन सेट बैठेगा इसमें और ये भी सेट बैठेगा। सो अब जो हमारा आंसर है दैट इज डी। डी इज द करेक्ट आंसर। लो, अभी जब मैं मजाक की बात कर रहा हूँ उन्होंने अभी कर दिया, डेट्स डाल दी हैं। ये स्टेट पीसीएस का पेपर नहीं है भाई साहब कि जो आप बच्चों को डेट्स वगैरह डाल रहे हो। कितनी डेट्स हैं इसमें? इसमें फिर ग्रेट डिप्रेशन क्यों नहीं डाल दिया तुमने? फिर तुमने उसके बारे में फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स के बारे में डाल देना था। अरे क्या करना चाहते हो बच्चों से? चलो कुछ बच्चे पढ़ के गए होंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह का, तो वो तो कर देंगे, बट सभी एक जैसे नहीं है ना। द करेक्ट आंसर इज ये 1991 एंड 1988। कोई डाउट? बच्चों देखो, पेपर जो था वो बहुत इजी था, ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है। और जो ये है कि हाँ देख लेंगे पेपर में क्या आता है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग गए थे, उनके लिए थोड़ा बहुत था चैलेंजिंग पेपर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 स्टेटमेंट्स पढ़ो इसकी ज़रा। देखो, एज पर द NSSO अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। पहले आपको बताना क्या है इसमें। पहले हमें बतानी है करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, मतलब करेक्ट वन बताना हमें, ठीक है। द NSSO unemployment is a situation in which all those who own the lack of work are not working but are seeking work from the prospective employers. They are express their willing and ability to work under the prevailing condition of the work remunerations. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। इसको कौन कहता है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अब देखो, जिस बच्चे ने ये लगाया होगा उसे आ गया कॉन्फिडेंस, हाँ सर ने बोल दिया ये। अब जिसने बोथ लगाया होगा वो बोलेगा रुक जाओ यार, मतलब कि सर ने इसको बोल दिया ये सही है, ऑप्शन डी भी गया, ऑप्शन बी भी गया, अब बचा ए एंड सी। जब ए एंड सी बचा तो ए एंड सी में से देखना पड़ेगा कि कौन सा है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने पे पता चलेगा। Disguised unemployment is generally a massive problem in the highly populated country like India. बिल्कुल सही जवाब, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट अगर यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखी होती, जिसने ए लगाया उसका आंसर सही हो जाना था, बट यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है सी, ठीक है। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अरे देखो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो सीधा ही कोई भी टिक लगा देगा इसको। बताओ कौन सा, अर्जेंटीना या बांग्लादेश? मैंने अभी पहले ही वहाँ पे रख दिया बांग्लादेश। अब कई बुद्धिजीवी आएंगे, गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे कि बताइए G20 पे आया था बांग्लादेश भारत में या नहीं आया था, तो अब हम उनसे तो बहसेंगे नहीं।